ये करीब 1 साल पुरानी बात है। भारतीय सेना को एक सूचना मिलती है कि कश्मीर के अंदर घुसपैठ हुआ है और वहाँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी यहाँ पर घुस आए हैं। जैसे ये सूचना मिलती है, इसके बाद भारतीय सेना सतर्क हो जाती है और सर्च अभियान चलाना शुरू कर देती है। सर्च अभियान के दौरान ही आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा जाता है। जैसे ही एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके पास सामान मिलता है और जब सामान को सर्च किया जा रहा था, उसकी तलाशी ली जा रही थी, तो उसमें एक डायरी मिलती है और डायरी के अंदर थे कई तस्वीरें, कई फोटो। उन तस्वीरों के अंदर ये पता चलता है कि वो आतंकवादियों की तस्वीरें थी। उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। अब जो तस्वीर में जो फोटो दिखाए जाते हैं, उन फोटो की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पता चलता है कि उनके अंदर 2 तो कश्मीरी होते हैं और बाकी लोग जो फोटो में दिखाई दे रहे थे वो पाकिस्तान के होते हैं। अब ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये लोकल के जो कश्मीरी हैं वो कौन है, कहाँ से हैं, तो एक नाम सामने आता है जिसका नाम आसिफ शेख होता है और एक आदिल होता है। आप इनकी जब तलाश करना शुरू करते हैं तो ये जो प्रशासन है, एजेंसियां जो हैं और ये जो सेना है, ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के अंदर कुछ आतंकवादी जो हमला कर देते हैं, हमला करके टारगेट बना करके लोगों को मारते थे। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे और बाकी लोगों को ये लोग छोड़ रहे थे। इस घटना से पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई सवाल खड़े करने लगता है और हर कोई इस घटना को लेकर के दुख भी व्यक्त करता है। अब एजेंसियां और साथ ही भारतीय सेना इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिरकार वो आतंकवादी कौन है। जो 2 आतंकवादी भारत में यानी कि कश्मीर के हैं और साथ ही 3 आतंकवादी इसमें जो शामिल बताए जाते हैं जो पाकिस्तान के हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा था और साथ ही जो कश्मीरी होते हैं उनको भी तलाश किया जा रहा था। वो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके घर को पूरी तरीके से एकदम ज़मीन में मिला दिया जाता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ, इस हमले से किसको फ़ायदा होने वाला था और कौन कौन इस हमले के पीछे था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक लोक लगता है जिसका नाम है बीच बेहरा। इसी का एक गांव लगता है जिसका नाम है पुरी। पुरी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है आदिल हुसैन ठोकर होता है। इसी का एक छोटा भाई होता है, साथ ही 2 बहनें, माँ और बाप होते हैं। इसकी ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक ही साल 2018 की ये बात है, वो अपने घर से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद जब घर वाले इसकी तलाश करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिरकार कहाँ गया है, तब घर वालों को पता चलता है कि ये पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए, खुद आतंकवादी बनने के लिए कश्मीरी ऐसे लोगों को बोलते हैं मुजाहिदीन। मुजाहिदीन बनने के लिए वो चला जाता है। अब घर वालों को ये कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ है, मर गया है, जिंदा है, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। घर वाले बस यहाँ परेशान होते हैं। परेशान इसलिए थे क्योंकि पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, जिसका नाम आता है तो नाम आने के बाद फिर इनसे पूछताछ भी करती है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ पूछताछ ही होती रही थी। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने, एजेंसियों ने, भारतीय सेना ने जब मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि अनंतनाग का ही एक पहलगांव है और वहाँ की एक बेसन घाटी है। बेसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब यहाँ पर 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा सैलानी थे, पर्यटन थे। वो यहाँ की घाटियों को, यहाँ जो मिनी स्विट्जरलैंड था उसको आराम से देख रहे थे और यहाँ की यादों को, फोटो को अपने मोबाइल में जब ताज़ा कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, यहाँ लुत्फ ले रहे थे। तो इसी बीच में बताया जाता है कि 5 आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों से गोली चलाना शुरू कर दिया और वो चुन चुन कर ऐसे लोगों को मार रहे थे जिनके नाम हिंदू थे। अब जो मुसलमान थे उनको छोड़ रहे थे, जो कलमा सुना रहे थे उनको छोड़ रहे थे और ये टारगेट कर करके इस तरीके से लोगों को मारना शुरू करते हैं। और इन्होंने लगभग 28 लोगों को मारा
और साथ ही 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई इसी घटना को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं और इस घटना को लेकर के प्रतिक्रिया आने लगती है और कड़े जवाब देने की बातें भी होने लगती है भारत में। अब चाहे भारतीय सेना हो या फिर यहाँ की एजेंसियाँ हो, इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जो लड़का जो कश्मीरी होता है, जो 2018 में जो कि अनंतनाग जिले के गांव बुरी का रहने वाला होता है, आदिल हुसैन ठोकर, उसका एक फोटोग्राफ एक आतंकवादी के डायरी के अंदर मिल जाता है। अब पुलिस प्रशासन जो होती है और ये जो एजेंसियां होती हैं, ये जांच पड़ताल करना शुरू करती है उसके बारे में। आखिरकार आदिल हुसैन ठोकर के घर पर छापेमारी की जाती है और 24-25 अप्रैल 2025 की रात को जब यहाँ पर जाकर के जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है तो यहाँ पर एक अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब इस ब्लास्ट के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घर में जब सर्च अभियान चल रहा था तो इसी दौरान यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर एक बम रखा हुआ था पहले से और इसीलिए यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब मीडिया वालों ने इसकी बहन से बात की, यास्मीना से बातचीत करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि जो इसका भाई एक जेल के अंदर है और एक आतंकवादी बन चुका है, वो कहाँ है, जिंदा है या फिर मर गया है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। साल 2018 में वो घर से लापता हो गया था, गायब हो गया था। लेकिन उसकी फोटोग्राफ देखने के बाद ये पता चलता है कि वो मुजाहिदीन बन गया है, यानी कि आतंकवादी बन गया है। उसकी बहनें हैं, उनको भी पुलिस ने उठा लिया। इस 22 अप्रैल की घटना के बाद अब जो इसके माँ और बाप है, उनको भी पुलिस उठा करके ले गई और यहाँ पुलिस ने जैसे ही सर्च अभियान चलाना शुरू किया, इसी बीच में एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद उनका जो घर था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। अब जिला पुलवामा है, वहीं का रहने वाला एक इलाका है तार्क और तिराल का ही एक और इलाका लगता है लुधामा। मोघामा का रहने वाला आसिफ शेख, इसके बारे में यही पता चलता है कि ये भी आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाता है और वहाँ से आधुनिक हथियार चलाना, किस तरीके से ये एक आतंकवादी की जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से दी जाती है और किस तरीके से ज़्यादा भारत को नुकसान पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को परेशान कर सके, परेशानी में डाल सके लोगों को, ऐसे ट्रेनिंग लेकर के आया था। और जो फोटो मिलता है, जो तस्वीर मिलती है एक आतंकवादी के पास से लगभग 1 साल पहले जो भारतीय सेना को मिली थी, जो मुठभेड़ में मारा गया था, उसकी डायरी के अंदर, तो उसमें नाम आसिफ शेख का भी होता है। अब आसिफ शेख की जब तलाशकारी करनी शुरू हो जाती है तो जो घर के परिवार के लोग होते हैं वो उस वक्त नहीं थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से बुलडोजर चला करके उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया और इसके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो ये पता चलता है कि 5 लोगों ने जो यहाँ पर हमला किया था पहलगाम के अंदर, उन 5 में 2 आतंकवादी शामिल थे जो कश्मीर के होते हैं और इन 2 आतंकवादियों में एक होता है आसिफ और दूसरा होता है आदिल। अभी ये मिले नहीं हैं, इनकी तलाश जारी है, इनके बारे में पूछताछ जांच पड़ताल की जा रही है। लगभग 2600 से ज़्यादा लोगों से जब पूछताछ की जाती है तब ये 2 नाम सामने आते हैं कि आप इनको क्यों नहीं देखते हैं। हो ना हो इस हमले में जो पहलगाम में हमला हुआ है, इस पहलगाम के हमले में इन दोनों का नाम भी शामिल हो सकता है। अब सरकार ने इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दी है। जो भी कोई इनके बारे में जानकारी देगा उसको 20-20 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि वो अभी मिले नहीं हैं, लेकिन इनको ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन वहाँ से जो 3 आतंकवादी आते हैं और यहाँ के जो 2 लोकल आतंकवादी होते हैं उनको जो शामिल किया जाता है, आतंकवाद से उनको जोड़ा जाता है और यहाँ इस तरीके से हमला किया जाता है, तो बताया जाता है कि पाकिस्तान की एक लश्कर-ए-तैयबा है, उसका एक संगठन है, उसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंट फ्रेंड्स। अब इसने जिम्मेदारी ली थी पहले, अब पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है।
लेकिन अगर हार नहीं है, वो भारत का वाकई में साथ देना चाहता है, जो टीआरएफ है वो भारत के हवाले कर दो। भारत अपना पूछ लेगा कि जब तुम जिम्मेदारी ले रहे हो तो कि हमने हमला कराया है, तो फिर जाहिर सी बात है उसके बारे में एक एक जानकारी जुटाना फिर तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब वो लश्करी तैयबा को भी बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिसको आईएएस का भी समर्थन मिलता है, समर्थन का भी सरकार का भी समर्थन मिलता है जो पाकिस्तान की है। और वो पाकिस्तान का ही उपजा हुआ एक बीज है जो भारत में आतंकवाद फैलाने की, भारत में लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं होगा। अब इस मामले की जांच पड़ताल, मीडिया रिपोर्ट होती है, जांच पड़ताल की जाती है कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। पाकिस्तान इसमें हमला कराने के लिए क्यों दिलचस्पी ले सकता है। जब इसके बारे में सर्च किया गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से कश्मीर के अंदर एक तरीके से शांति हो गई थी पूरी तरीके से। और साल 2024 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो पूरी तरीके से एकदम शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे। यहाँ कोई बवाल नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, बड़ा ही ठीक ठाक चल रहा था। हालात धीरे धीरे एकदम ठीक हो रहे थे। और जब हालात ठीक हो रहे थे तो यहाँ की जो जनरेशन है, जो युवा है, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही थी, आगे बढ़ रही थी, या फिर कारोबार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जब लोग कारोबार की तरफ आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, तो वो अपने निजी ज़िंदगी में तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरक्की होती है तो फिर यहाँ पर जब शांति होगी तो भारत दूर दराज के लोग यहाँ पर कश्मीर में अलग अलग वादियों को देखने के लिए आएंगे, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, या पर इस तरीके की जगहों को देखने के लिए भारत के लोग आएंगे। और जब लोग जाएंगे तो वहाँ से इनकम भी होगी, पाकिस्तान का फ़ायदा भी होगा और कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी नागवारा गुजरनी शुरू हो गई, क्योंकि जब में पैसा होता है तो लोग भूखे नहीं होते, और जब भूखे नहीं होते हैं तो उनके मन में कोई खुरापाती नहीं आती। इसीलिए पाकिस्तान अब परेशान हो जाता है और वो इस रणनीति को फेल करने के लिए तमाम कोशिशें करना शुरू कर रहा है। इसलिए उसने हमला कराने में ये जो इन्वॉल्वमेंट थी, ये थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि पूरी दिलचस्पी मिली है। अब पाकिस्तान के और भी मामले हैं, जैसे कि पिछले और दिनों की बात करें तो पाकिस्तान में भी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई थी, और वो ट्रेन हाईजैक करने के बाद बहुत सारे मारे जाते हैं। लेकिन ये खबर किसी ने किसी को बताई नहीं थी, लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को खोदना शुरू किया, और जो वहाँ के पत्रकार होते हैं, अलगाववादी जो होते हैं, उन्होंने इस मामले को हाईलाइट करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो जाहिर सी बातें पूरी दुनिया में कहानी फैल जाती है। यदि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों की बात करें तो साल 2023 में 20 जनवरी की ये बात है, मस्जिद में एक वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और ये पेशावर में हुआ था। लगभग वहाँ पर 84 लोग मारे गए थे। इस तरीके के वहाँ पर अंदरूनी मामले हैं, आपस में वो लोग लड़ाई लड़ने रहते हैं, बमबारी करते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। 17 फरवरी 2023 की ये बात है। इसमें कराची में ही आत्मघाती हमला होता है, गोलीबारी होती है, और उसमें 4 लोग मारे जाते हैं। 6 मार्च 23 को एक अच्छी एक जगह लगती है, वहाँ पर 9 लोग मारे जाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में ही आपस में ही उन लोग एक दूसरे से हमला करते रहते हैं, बम वगैरह फेंकते रहते हैं। लेकिन इसकी जो खबरें हैं ये मतलब कि बाहर नहीं जाने देते, दूसरे देश में नहीं जाने देते, कि जिससे ये पता चल सके कि पाकिस्तान खुद को ही खुद ख़त्म कर रहा है। मतलब एक दूसरे से ही वो लोग अंदर अंदर लड़ रहे हैं, ये बाहर ये बातें लीक नहीं होने देते। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारी जो कहते हैं ना कि जो बोओगे वही काटोगे, तो वहाँ पर जो लोग आतंकवाद जो उपजाऊ करते हैं तो उसका नुकसान उनको भी भोगना पड़ता है, लेकिन वो बाहर नहीं बताते हैं। और पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की इसलिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर को पाकिस्तान यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की इसलिए कोशिश कर रहा है कि अगर कश्मीर है वो अगर सुधर गया, अच्छा हो गया, शिक्षित हो गया, वहाँ पर इनकम अच्छी हो गई, वो आगे बढ़ने लगा, तो फिर वहाँ पर जो आतंकवादी जो पैदा होते हैं वो नहीं होंगे, और फिर उनको आतंकवादी मिलेगा कौन। मतलब कि जो जान पर अपने खेल जाए ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान से ही उनको मिलते थे,
वहीं पर खाने पीने की कमी होती थी, वहाँ पे अच्छे इनकम नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ के लोग आतंकवादी बनते थे पैसे के लालच में। लेकिन अब जब से ये सब कुछ हालात ठीक हुए थे तो वहाँ के लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे खाना खा रहे थे, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि पूरे भारत से लोग वहाँ पर पर्यटन पहुँचती थी और हर एक व्यक्ति 10,000 के ऊपर वहाँ पर खर्चा किया करता था। क्योंकि आप समझ ही सकते हो, आप कभी कश्मीर गए होंगे कि जो भी वहाँ घूमने जाता है तो एक व्यक्ति की अगर खर्च की बात करें हम तो 10,000 के ऊपर ही उसका खर्च आता है। तो ये सोचिए कि वहाँ पर कितने पर्यटन जाते हैं और हर पर्यटन अगर 10,000 रुपये खर्च करता है तो सोचिए वहाँ कितने लोगों को फ़ायदा होता होगा, कितने दुकानदारों को फ़ायदा होता होगा। और वहाँ के दुकानदार जाहिर सी बात है लोकल ही होते होंगे, और जब उनको उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी जब चल रही होती है, उनका दुकान अच्छा चलेगा, उनकी इनकम अच्छी होगी, तो क्यों ही जाएंगे आतंकवादी बनने। इस तरीके से वहाँ के हालात बिल्कुल अच्छे होने वाले थे और यही देखकर पाकिस्तान को वहाँ पर बच नहीं रहा था और इसीलिए ये खुरापात पाकिस्तान ने करी है। पाकिस्तान हालांकि आज तक कभी ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ है कि हमने हमला करवाया है, और इस बार भी वो यही बात कह रहा है कि हमने हमला नहीं करवाया। लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि ये हमला पाकिस्तान ने ही करवाया है और इसका जवाब ईंट का पत्थर से ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।